स्वागत है आप सभी का आज कोचिंग क्लासेस पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियोस पे हमने दर्पण के प्रकार और दर्पण के उपयोग समझ रखे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को समझेंगे कि अवतल दर्पण से किन किन स्थितियों में किस प्रकार के प्रतिबिंब हमें प्राप्त होते हैं। तो चलिए समझते हैं। इसके पहले कुछ बातों पहले समझ लेते हैं कि जो प्रतिबिंब होता है वो किन किरणों की वजह से बनता है। भाई, वस्तु से जो किरणें निकलती हैं वो बहुत सारी होती हैं, अनंत होती हैं, लेकिन फिजिक्स में जो हम फिगर बनाएंगे उससे हम समझेंगे कि किन किरणों के द्वारा प्रतिबिंब तैयार होता है। तो चलिए समझते हैं। तो पहला जो इसका प्रकार होता है, और यहाँ पर अवतल दर्पण हमें कराना है, तो हम अवतल दर्पण में ही प्रकाश किरणें डालेंगे। ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में आप जानते ही हैं, यदि हमें प्रकाश का परावर्तन इसमें कराना है तो बाहर की ओर पॉलिश करना पड़ेगा, है ना। अब ये होता है मुख्य अक्ष। हमने बताया है इसके पहले वाले वीडियो में मुख्य अक्ष के बारे में, पोल के बारे में, फोकस के बारे में, वक्र त्रिज्या के बारे में सारा कुछ हमने बता रखा है। ये होता है मुख्य अक्ष और ये होता है पोल, और जो M1 और M2 होता है ये होता है दर्पण का द्वार। इसके बाद ये जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं फोकस, और इससे ये जो पॉइंट मिलता है ये होता है C, जिसे हम बोलते हैं वक्रता, और ये होता है फोकस। ठीक है। अब यहाँ पर तीन किरणों की हम बात करेंगे। तो तीन किरणों में पहली किरण जो आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मतलब ये जो फोकस है मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कब? जब वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो याद रखिएगा, पहली किरण कौन सी थी? जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये था पहला प्रकार किरण का। इसके बाद दूसरी किरण की बात करें तो दूसरी किरण होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर जो रेखा मुख्य फोकस से होकर गुजरी वो दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, और जो मुख्य अक्ष के समांतर आती थी वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती थी। तो दूसरी किरण भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दो किरणें हो गई। अब हमारे पास तीसरी किरण। अब तीसरी किरण कौन सी होती है? चलिए समझिए। तीसरी किरण जो होती है वो दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। और जो रेखा दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है वो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। मतलब ये ऐसी आएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है। ये हुई हमारी पहली किरण, ये हो गई दूसरी किरण, अब ये हो गई तीसरी किरण। समझ में आया? चलिए एक बार और समझा देते हैं। पहली किरण जो होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो कि दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर गुजरती है। दूसरी किरण की बात करें तो दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी किरण की बात करें तो तीसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। मतलब जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो चलिए अब समझते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थितियों में किस प्रकार बनता है। पहली जो स्थिति है वो स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उसकी स्थिति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी और आकार कैसा होगा। इन तीन चीजों के बारे में हम समझते हैं। तो चलिए समझिए। हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे एक अवतल दर्पण। इसका डायग्राम बनाने के लिए भी एग्जाम में आता है, तो उसको ध्यान समझिएगा। अब मुख्य अक्ष खींच देंगे इसका हम। ठीक है। मुख्य अक्ष का ये जो पॉइंट होगा ये फोकस होगा, और ये जो पॉइंट होगा ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब ये हो जाएगा पोल, जिसे हम ध्रुव बोलते हैं, और जो M1 और M2 है ये दर्पण का हो जाएगा द्वारक। ठीक है। अब जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी, अनंत का मतलब क्या होता है कि वक्रता केंद्र से बहुत दूर। इसका मतलब क्या हुआ? वक्रता केंद्र से बहुत दूर। तो मैं मान लिया ये हो जाएगी वस्तु, जिसे O डैश कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये वस्तु थी। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा?
चलिए समझिए कि जो पहली किरण होगी मतलब जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। क्यों? वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। लेकिन दूसरी किरण की बात करें तो दूसरी किरण कौन सी हो जाएगी? उसको हम गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समांतर और वो भी किरण जाएगी मुख्य फोकस से। क्या हुआ? ये भी हमने जो ऊपर किरण गुजारी ये भी मुख्य अक्ष के समांतर थी और जो नीचे हमने किरण डाली वो भी मुख्य अक्ष के समांतर है। अब जानते हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो दोनों किरणें चाहे ये वाली किरण हो और चाहे ये वाली किरण हो दोनों किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। और जहाँ पर दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो मुख्य फोकस पर दोनों किरणें एक दूसरे को काट देंगी तो यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा इस वस्तु का। इतनी बात समझ में आई? तो हम यहाँ पर कर देंगे फोकस। तो स्थिति क्या हो जाएगी यहाँ पर? फोकस पर। और प्रकृति कैसी होगी? तो हम आपको बता दें कि जो प्रकृति होती है इसकी 6 स्थितियां होती हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 6 स्थितियां होती हैं इसकी। 6 स्थितियों में स्टार्टिंग जो 5 स्थितियां होती हैं उस पर हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और जो लास्ट स्थिति होती है उस स्थिति में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। जिसमें जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है फोकस पर तो वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब आकार की बात करें तो आकार कैसा होगा? तो आकार के बारे में आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि कोई वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो हमको कैसे दिखाई देता है? बहुत ही छोटा दिखाई देता है। तो इस तरह आप दिमाग में रख सकते हैं कि जो आकार होगा बहुत छोटा होगा। और किससे छोटा होगा? वस्तु से बहुत छोटा होगा। वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो चलिए ये हो गया पहली स्थिति। तो चलिए अब समझते हैं इसकी दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति होगी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी। वक्रता केंद्र के बीच रखी होगी अथवा क्या? सी के पास, है ना? सी के पास मतलब सी पर नहीं होगी लेकिन सी के पास में होगा। उसको हम बोलते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो इसके लिए हमें फिर से अवतल दर्पण लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा अवतल दर्पण। इसको हम द्वारा का नाम डाल देते हैं M1 M2 और इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा पोल और ये हो जाएगी मुख्य अक्ष। ठीक है। अब मुख्य अक्ष पे इस बिंदु को हमने डाल दिया फोकस, इस बिंदु को डाल दिया हमने वक्रता केंद्र। हमें वस्तु को रखना कहाँ पर है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब सी के पास। तो हमने यहाँ पर वस्तु को रख दिया। ओ डैश ये वस्तु है। इससे किरणें दो निकलेंगी। फिलहाल जो किरणें होती हैं बहुत सारी निकलती हैं लेकिन फिगर बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 किरणों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो पहली जो किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी किरण की बात करें। दूसरी किरण होती है वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और अपने ही मार्ग से होते हुए वक्रता केंद्र से वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है ना, तो इसी बिंदु पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा और वस्तु के प्रतिबिंब को I डैश से प्रदर्शित करते हैं और उल्टा हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बात करेंगे स्थिति की। तो हमें कहाँ पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, C और F के बीच में। ठीक। अब प्रकृति की बात करें कि प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है। अब आकार की बात करें तो आकार कैसा होगा? तो आकार वस्तु से बहुत छोटा नहीं होगा लेकिन छोटा होगा। ठीक है। यहाँ लिख देंगे वस्तु से छोटा। बहुत छोटा होता जब वस्तु अनंत पर स्थित होती। फिलहाल वो अनंत से अब थोड़ा वक्रता केंद्र के नजदीक आ गई है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब समझते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी स्थिति होगी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। वक्रता
केंद्र पर स्थित है। पहले कहाँ स्थित थी? अनंत पर, फिर हमने अनंत से थोड़ा पास में ले आए वक्रता केंद्र के पास में, उसके बाद हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रख दिया। तो यहाँ पर किरण आरेख खींचेंगे, ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, और मुख्य अक्ष पे एक बिंदु ले लिया हमने C मतलब वक्रता केंद्र, और ये हमने ले लिया फोकस, और ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा दर्पण का द्वार। हमें यहाँ पर निकालना क्या है? स्थिति। दूसरा हो जाएगा प्रकृति, और इसके बाद हमें आकार निकालना है कि आकार क्या होगा इसका। चलिए देखिए यहाँ पर, तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना है, तो मैं वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया। तो 2 किरणें इससे निकलेंगी। तो पहले जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर गुजरेगी, ठीक है। अब दूसरे किरण की बात करें, और दूसरी जो किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, बताया था हमने, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो उसका जो प्रतिबिंब होगा हमें वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हो जाएगा। ये था O डैश जो कि वस्तु थी, और ये हो जाएगा I डैश I, ये हमें मिल जाएगा उल्टा प्रतिबिंब। और इसका जो आकार होगा, आकार समान होगा, मतलब जितने सेंटीमीटर की वस्तु होगी उतने सेंटीमीटर इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्थिति आपको कहाँ पर मिली, मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, तो वो मिला हमें वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। और जो प्रकृति है, तो प्रकृति हमने बताया है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। और आकार की बात करें तो आकार समान होगा, मतलब वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, मतलब जितनी हाइट की वस्तु होगी उतनी हाइट का हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये भी आपको किरण आरेख समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसकी चौथी स्थिति। चौथी स्थिति में हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित होगी, फोकस के मध्य स्थित होगी, ठीक है। चलिए पहले फिगर बना देते हैं। ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण, पॉलिश कर दी हमने, जब तक पॉलिश नहीं करेंगे तो अवतल दर्पण नहीं बनेगा। इसके बाद ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, ये दर्पण का द्वारक M1 M2, ये दर्पण का ध्रुव, ये फोकस, और ये वक्रता केंद्र, ठीक है। हमें वस्तु को रखना कहाँ पर है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया हमने OO डैश, ठीक है। अब हमने इससे 2 किरण निकाली। पहली जो किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी, ठीक है। अब दूसरी किरण की बात करें तो दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी और वो भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब आपको कहाँ प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर प्रतिबिंब आपको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त हो रहा है। कहाँ पर? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो स्थिति क्या हो जाएगी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और प्रकृति की बात करें तो प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति जो हो जाएगी वो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। और जो आकार होगा, आकार कैसा होगा? तो प्रतिबिंब काफी दूर बनेगा। तो जानते हैं जो आकार होगा बड़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वस्तु आपको कितनी छोटी लग रही है और जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त हुआ वो कितनी बड़ी लग रही है। तो यहाँ पर कह देंगे वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। कितनी बात समझ में आ गई? तो चलिए अब देखते हैं इसकी पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति में वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं। तो चलिए रख देते हैं, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी होगी, मुख्य फोकस पर रखी होगी, ये हो जाएगा अवतल दर्पण।
और ये हो जाएगा दर्पण का ध्रुव, इसको हमने बोल दिया द्वारा, ठीक है। और ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष पर हमें फोकस पर वस्तु को रखना है, तो ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। हमें वस्तु को फोकस पर रखने में लग दिया ये ओ, इससे दो किरणें निकलती हैं, तो यहाँ से जो पहली किरण होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात की दूसरी किरण की। जो दूसरी किरण होगी वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, लेकिन ये एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, क्योंकि एक दूसरे के समांतर हो जाए तो हमें बहुत दूर अनंत पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब जो आई डैश प्राप्त होगा हमें अनंत पर प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए लिखते हैं इसी को। तो स्थित जो हो जाएगी वो हो जाएगा अनंत पर, और जो प्रकृति होगी प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। और जो आकार होगा वो वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा, अनंत पर बनेगा जाएगा ना, तो वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब समझते हैं इसकी छठवीं स्थिति। छठवीं स्थिति में हम वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर छठवीं स्थिति में, जब वस्तु पोल और फोकस के बीच स्थित होगा, ठीक है, या होगी। तो यहाँ पर फिगर बना देते हैं। ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, और वस्तु को हमें फोकस और पोल के बीच में रखना है, तो हमने ये वस्तु को रख दिया। अब दो किरणें यहाँ से निकलेंगी। तो यहाँ पर देखिए पहली जो किरण होगी वो किरण पोल से होकर जाएगी और इस तरह परावर्तित हो जाएगी, ठीक है, ऐसी परावर्तित हो जाती है। अब दूसरी किरण की बात करें, और जो दूसरी किरण होती है वो दर्पण के परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर निकल जाती है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब की बात करें तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा होता है, और किस प्रकार प्राप्त होता है, तो ये हमें पीछे मतलब दर्पण के दूसरी तरफ बढ़ाने में प्राप्त होता है जो प्रतिबिंब होता है, इसलिए इसको हम आभासी और सीधा बोलते हैं। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है, आई डैश। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब है आभासी या सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। यह लिख देंगे हम स्थिति में दर्पण के दूसरी तरफ और जो प्रकृति होगी, छठवीं प्रकृति है, छठवीं प्रकृति में हमें बताया था आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब, ठीक है। अब इसके बाद आकार की बात करें तो आकार वस्तु से बड़ा। तो यहाँ से सारी स्थितियाँ कंप्लीट हो गई। तो आई होप आपको सारी स्थितियाँ अच्छी समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले याद रखिए, यदि वीडियो को पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें।